तो इट इज रिटन कि डिवेंचर्स को कैसे लौटाना है। बच्चों, डिवेंचर्स को लौटाने के लिए हमारे पास है एक तरीका कि हम पहले तो कुछ बातें और देखनी पड़ेंगी कि हम लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, प्रोविजन बदल जाते हैं। और इसके बाद कुछ और प्रोविजन है जो सेक्शन 71 में गिवन है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रोविजन क्या है, वी आर गोइंग टू रीड देम। ये देखिए, फिलहाल इन्होंने चार मेथड्स लिखे हैं। लमसम में लौटा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में लौटा सकते हैं, ओपन मार्केट से परचेज करके लौटा सकते हैं, और डिवेंचर्स को हम शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट डिवेंचर्स इनटू व्हाट, शेयर्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हाउ कैन वी रिडीम डिवेंचर्स। ठीक है, अब आता है बच्चों अ, एक स्पेशल, एक तो जो कंपनी लॉ के प्रोविजन है वहां पे लिखा है इन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना होली या पार्टली ये स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होगा। इट विल बी पास बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और एनुअल और जनरल मीटिंग में होगा, ड्यूली कन्वेन्ड। और एक वर्ड और आता है, चार्ज क्या होता है। क्या डिबेंचर्स को इश्यू करने पर हम उन्हें, लेंडर्स को, कोई असेट्स पे राइट दे रहे हैं। यदि हम किसी तरह से उनको किसी असेट्स पे क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। लीन बोल देते हैं, चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर जो ये चार्ज है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास लिखाना होगा हमें। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या करना होगा, इस चार्ज के बारे में लिखाना होगा। अब आता है रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं हम। तो रिडेम्पशन को रिडीम कर सकते हैं आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हैज बीन लैप्स्ड, और एक स्पेसिफिक नोटिस के बाद, और एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग क्या होता है, जैसे 5 लाख के डिबेंचर आपने 50,000 के कर दिए, तो एनुअली 50,000 के कर दिए, या 1 लाख के कर दिए रैंडमली। एक लॉजिकली कंपनी लॉ का वायलेशन कहीं नहीं होना चाहिए। एक ही बहुत जबरदस्त सुविधा है कंपनी को, कंपनी में ऑल्सो परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट वेन एवर दे फाउंड इट लाइक, और ये कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारा एक डिवेंचर 100 रुपए का है, हमने 6 महीने बाद 100 रुपए वापस करने हैं उनको, लेकिन हमारा डिवेंचर मार्केट में 96 का मिल रहा है, तो वो कहेंगे 96 का खरीद लो, और 96 का खरीद के क्या करो, वापिस, मतलब जैसे आपने एक एंट्री करी ओन डिवेंचर्स टू बैंक, आप ही का डिवेंचर है। क्योंकि ये जो प्रोविजन इस स्टडी में छपे हुए हैं, ये सारे प्रोविजन आईसीआई ने लिखे हैं और कंपनी लॉ के प्रोविजन है। तो कंपनी में ऑल्सो परचेज दिस डिवेंचर्स एज एंड व्हेन कन्वीनियंट इन द ओपन मार्केट व्हेन द डिवेंचर्स आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑन द स्टॉक। यदि हमारे डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, कोटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डील बाय करके कैंसिल कर दो। आप कहेंगे सर इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो, यदि आपको डिबेंचर्स को पैसा वापस करना है बच्चों, तो आप ये वाली एंट्री करोगे। डिबेंचर्स रिडेम्पशन के टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिबेंचर्स टू बैंक, अभी मैं कुछ डीआरआर और कुछ प्रोविजन भी बताऊंगा। ये होती है ना एंट्री, बेसिकली ये क्रक्स है, लेकिन ये इतना डायरेक्ट नहीं होता है। ये एंट्री इतनी डायरेक्ट नहीं होती है। इसके लिए कुछ प्रोविजन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो इन्होंने अभी लिखा। मतलब डिबेंचर्स टू बैंक डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। ऐसी आपने पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक डायरेक्ट नहीं कर सकते, जब तक आप सीआरआर का प्रोविजन ना कर लो, या उनकी जगह पे कोई दूसरे शेयर्स इशू। ऐसे यहाँ पर है, दो प्रोविजन है, डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो हमें 1 ईयर के पहले
सर्टेन परसेंटेज 15% ऑफ नॉमिनल अमाउंट कहाँ डालना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ये लिक्विडिटी का टेस्ट है। और डीआरआर में हमें क्या करना होता है, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है प्रीवियस 31 मार्च को, मेन ट्रांसफर करना है, यू हैव टू ट्रांसफर। लेकिन ये उन कंपनीज को ट्रांसफर करना है जो या तो अनलिस्टेड है या सेक्शन 133 को फॉलो नहीं करती। तो जो सेक्शन 133 को फॉलो नहीं करती, बेसिकली बात ये है। तो उनका ये कहना है कि सेक्शन 133 इसमें था, नहीं नहीं, वो तो प्रेफरेंस शेयर्स का था, सॉरी, बस ये अनलिस्टेड ही है। हाँ हाँ, वो मेरे को एकदम दोनों में मिक्सचर हो गया। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा यदि कंपनी क्या है, अनलिस्टेड। सेक्शन 133 तो बच्चों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का क्लॉज है। दोनों दोनों में बच्चों रिडेम्पशन है ना जी। आगे देखिए। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपने, क्या प्रोविजन है, क्या लिखा है यहाँ पर, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लो कि जो सेक्शन है वो 71 है। सेक्शन ऑफ रिडेम्पशन क्या है बच्चों, 71। विच सेक्शन, 71। इसमें लिखा है शुड क्रिएट डीआरआर। बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक जमाना था ये डीआरआर 100% होता था, फिर ये कितने परसेंट हुआ, फिर 25 हुआ, अभी कितना हो गया, 10 हो गया। और वो भी सिर्फ किसके लिए हो गया। आप कहेंगे ये डीआरआर क्या होता है सर। सर अगर जो थोड़ा बहुत आपने कहीं सुना हो, ये वर्ड नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसको अभी बात नहीं करते, अभी हम डीआरआर पे बात करते हैं, दोनों में मिलता जुलता सा बात है। उनका कहना है कि डिविजिबल प्रॉफिट में से, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर some amount as per the law to DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप अपनी कमाई के किसी प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटोगे, स्पेयर कर रहे हो प्रॉफिट को। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, इसके क्या परिणाम होते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो उसका जवाब आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि आप उतने प्रॉफिट को फिर आगे, वैसे जनरल रिजर्व वाले को फिर भी बांट सकते हैं क्योंकि जनरल रिजर्व डिविडेंड बांटने से रोकने लगा था, लेकिन आप कंटिंजेंसी के लिए रिजर्व बनाते हो। जनरल रिजर्व मतलब एक अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए आप जब रिजर्व बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हालांकि रहता वो डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या है, डिविजिबल का मतलब है दैट प्रॉफिट दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सो डीआरआर इज नॉन डिविजिबल, सीआरआर इज नॉन डिविजिबल। तो डिविजिबल प्रॉफिट इज पीएनएल, पीएनएल से क्या बना दो, डीआरआर बना दो। तो उतना प्रॉफिट क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में यूज, बस इतना सही मतलब है। और तो ये वो ये कहते हैं कि यार इसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन हो गया, इसका ये मतलब है। ठीक है। अब आगे सुनो।
और उधर से वो ये कहते हैं, देखो एक बात और बोलते हैं कि डीआरआर में पैसा डालना, अभी रिसेंट रूल कितना है ना, अभी सब रूल पढ़ेंगे हम एक एक करके। और दूसरा, आपको 15% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, 15% ऑफ द, देखो ये बच्चों यहां पर इन्होंने बहुत सारी कंपनी लिखी है, पहले मैं 15% वाले रूल पे आ जाऊं। यहां देखो एक चीज लिखी है, अदर अनलिस्टेड कंपनी लिखा है, ये यहां दिख रहा है ये। यहां पर देखो, डीआरआर शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ठीक है ये। और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां लिखा है। ये बच्चों रूल्स आते हैं ना, 2019 का रूल है। ऑल लिस्टेड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज भी देखो, इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों लिखा है। और डीआरआर में सिर्फ क्या लिखा था, अनलिस्टेड। तो डीआरआर की जो जरूरत है वो किसको बनाना है, यस, डीआरआर की बच्चों जो जरूरत है, दैट इज टू बी मेड बाय whom, जी जी। देखो डीआरआर की जो जरूरत है वो किसे बनाना है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब मैं एक पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो वो बेसिक सा क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। आपके पास आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, मान लो मैं एक अनलिस्टेड कंपनी को इमेजिन कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं 5 लाख के। कितने परसेंट, 12%। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं 5 लाख के, कितने परसेंट, इनको आपने लौटाना है। डेट ऑफ रिडेम्पशन है 31 मार्च 2024, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 31 मार्च 2024, ठीक है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है बच्चों, कि 31 मार्च, यदि अनलिस्टेड कंपनी है, 31 मार्च 2024 को 10% ऑफ नॉमिनल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। 31 मार्च 24 है ना, 23 को, 31 मार्च 23 को। और उसका उनका ये कहना, इससे पिछली जो 30 अप्रैल थी, इससे पिछली 30 अप्रैल, इससे पिछली, तो 31 मार्च से प्रीवियस 30 अप्रैल को आपको 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, कैश इन्वेस्टमेंट में लगाना है, या उससे पहले लगाना है। तो उनका यह कहना है कि 30 अप्रैल 23 इज लास्ट डेट फॉर इन्वेस्टिंग 15% ऑफ 5 लैक्स, ये रूल है 15% का, 5 लैक्स इक्वल टू 75,000 टू DRI, टू व्हाट, DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो उनका कहना है कि लास्ट डेट है, तो जब आप DRR बनाओगे तभी इन्वेस्ट कर देना। तो ऐसा माना जाता है, कोई कोई बुक में तो बच्चों वो 30 अप्रैल ले लेते हैं, बिल्कुल आखिरी दिन ही लेंगे। उनका कहना है ये प्रीवियस 30 अप्रैल तक, इट डज नॉट मीन ना कि 30 अप्रैल ही लेना, आखिरी दिन ही करना है। तो 31 मार्च
23 को ऑन 31st March 23 इज बेटर चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट एज लास्ट डेट क्या है 30 अप्रैल 23 सर आप चाहो तो 30 अप्रैल 23 को भी लगा सकते हो ज्यादातर 12th की बुक्स में क्या करा हुआ है 30 अप्रैल 23 करा हुआ है अब बच्चों वो 12th वाले हैं ना तो उतना ही सोचते हैं जो लिखा हुआ है लकीर के फकीर बिल्कुल है ना तो अब इसके बाद क्या इसमें सिचुएशन आएगी देखिए 31 मार्च में यहां से इसको सॉर्ट मतलब ऑलरेडी आपके आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं कितने लैक्स के 5 लैक्स के और आपको रिडीम करना है कंपनी लॉ के प्रोविजन से तो आप कंपनी लॉ के प्रोविजन से कैसे रिडीम करेंगे ये मैं आई एम गोइंग टू टीच यू विद दिस हाइपोथेटिकल फिगर्स एंड हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 31 मार्च 23 को एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इसकी जगह बच्चों 12th की बुक्स में लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ क्या होता है वो सरप्लस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ये बच्चों सरप्लस अकाउंट डेबिट हो गया उनके हिसाब से सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट वैसे ये होता है सही टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 50,000 5 लैक्स का 10% ओके and you should also invest 75,000 debenture redemption investment account debit to bank 75,000 I assume that this the return percentage is 10% मैंने कहा ना मैं assumption ले रहा हूं सब क्वेश्चन में छपा होगा कितने परसेंट की डिवेंचर्स हैं 15% of 5 lakhs invested 15% of 5 lakhs क्या इन्वेस्टेड आ गया अच्छा एक मिनट चेक करते हैं 10% है और 15 है 15 ही तो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो तो 12% का क्या करना है 12% पे तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट 12% इज इंटरेस्ट बेटा 3 फिगर्स है देखो 10 प्लीज बहुत सारी परसेंटेज है बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट 10% ऑफ नॉमिनल अमाउंट 5 लाख का 10% इन DRR बनाना है 15% ऑफ 5 लाख इन्वेस्ट करना है और जो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट देना है वो 12% है ना माइंड लगाना है ना दूसरे ने जो बोला वो रिपीट नहीं करना आप उसको कंडेम करो कि आप गलत बोल रहे हो if they are confused there is no problem you don't include it with them ना yourself देखो ये हो गया हमने 50,000 को क्या कर कोई बात अच्छा ये था ना ये मैं कर देता हूँ दैट्स अ स्मॉल थिंग सर 10% ही है सर वो आप क्यों मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो यार मैंने इन्वेस्टमेंट 10 पे करा है यार तो 12 क्यों करना तो मैंने तो 10 ही लिखा था ना बेटा 12 क्यों करेंगे इसको 10% डिबेंचर रिडेम्पशन है तो वो इस इनकम की कमाई 10% है ना ये जो 75,000 है ये 10% पे है ये इन्वेस्टमेंट है 12% के डिबेंचर्स हैं जो इंटरेस्ट के लिए है 10% DRR है हाँ बोल दो सर ये जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट देखो
बच्चों एक बात समझो, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जरा मुझे ये बताओ, किनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? whom डू यू कॉल इन्वेस्टमेंट? जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस पे कमाई होती होगी, तो उस कमाई का कोई परसेंटेज होता होगा ना। क्या होता होगा? कुछ भी हो सकता है, 8 9 10 11 12 15 11.5। तो मैंने 10 मान लिया। अब हर चीज एक ही नहीं होगी ना, आपको समझना है बेटा उसको। आप पहले अपनी भाषा में ये देखो कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होते हैं ना, तो जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होंगे तो क्या होगा? कमाई होगी। उस कमाई का रिटर्न का रेट क्या है? 15% ऑफ 5 लाख इन्वेस्टेड 75, इनसे कितनी कमाई मिलेगी? यस। आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। हो गया। अब यहाँ तक हो गया। और हमने यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट भी दे दिया होगा, सपोज डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, और ये इंटरेस्ट पीएल में चला जाए। 5 लाख का 12%, ये मैं अब है ये कर, ये किस काम आता है? इट इज यूज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने 31 मार्च को ये भी पे कर दिया। अब आ जाओ बच्चों 31 मार्च 24 को। कब? 31 मार्च 24 को। ठीक हो गया? आगे सुनो आप। 31 मार्च को सबसे पहले आपको मिलेगा इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। 75,000 का 10%। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। 7,500। ठीक है, इसलिए था वो 10%। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल, ये बच्चों समझ जाना, ये मैं ऊपर लिखा नहीं था मैंने। हर हर नॉमिनल अकाउंट का अमाउंट पीएल में ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएल। ठीक हो गया? डन। अब आता है, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कन्वर्टेड। ये भेज दिया हमने। आगे सुनो। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 5 lakhs। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हो रही है 31 मार्च 24 को, ड्यू फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। और बच्चों जब आपने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, तो ट्रांसफर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू वेयर? यस।
डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। एक चीज और है जी, डिवेंचर इंटरेस्ट यहां भी देंगे ऊपर। डिवेंचर इंटरेस्ट तो पीछे डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक भी एक आपको करनी पड़ेगी। ये ना, बिफोर यू स्टार्ट विद रिडेम्पशन यू हैव टू पे व्हाट, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। बल्कि यही कर दो, डिवेंचर होल्डर्स के साथ ही कर सकते हैं, नीचे ही कर देते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक इसी के साथ ही आएगी बच्चों। अलग कर दो, इसके साथ जोड़ दो। ये ये कर दिया, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज अतिरिक्त है। साठ कर देते हैं, 60 कर दो, मुझे लगा ओ 60। गुड, ये है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। इसमें एक एक्स्ट्रा बात क्या हुई थी कि जो डीआरआर है वो हमको क्रिएट करना पड़ा। यदि वो क्वेश्चन में लिख देते कि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो हमें डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ता। क्यों? वो इस रूल से, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है लिस्टेड कंपनी, तो लिखा ही नहीं ना किन के लिए। देखिए लिस्टेड के लिए लिखा है नील, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो डीआरआर रिक्वायर्ड। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरआर विल बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज पर दिस, ठीक है। और फॉर लिस्टेड कंपनी ये देखो ये है क्या, नो डीआरआर, तो डीआरआर की जरूरत ही नहीं। और अदर लिस्टेड कंपनी नो डीआरआर, ऊपर ये भी एक कैटेगरी ऑफ लिस्टेड है, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरबीआई के साथ प्राइवेटली पब्लिक प्लेस्ड डिवेंचर्स, इनके लिए भी नहीं है। और अनलिस्टेड एनबीएफसी के लिए भी नहीं है, अनलिस्टेड एचएफसी के लिए भी नहीं है। क्या हाउसिंग फाइनेंस वाली है तो भी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो होती है जो पूरा कंप्लीट बैंक नहीं होती, लैंडिंग वेंडिंग तो करती है मगर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करती, तो उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी हैं, हाउसिंग फाइनेंस है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ये सब पीछे से शेयर्स वेयर्स इशू कर लेती है और इनको फंड प्रोवाइड करने वाले होते हैं कोई कोई, मगर ये जनता से डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेती ऐसे बैंक। तो जब बैंक का कंप्लीट फंक्शन है डिपॉजिट लेना और उधार देना, तो ये इनकम्प्लीट फंक्शन करती है, इसलिए इनको नॉन बैंकिंग बोलते हैं। बैंक तो कंप्लीट कब होगा, जो जनता का पैसा ले और उधार भी दे, डिपॉजिट करे और उधार दे, ये नॉन बैंकिंग होती है। ये इशू करती है शेयर्स, वहां से पैसा लेती हैं, या पीछे किसी से मोटा अमाउंट लेती हैं। पीछे किसी से मतलब गवर्नमेंट या बड़ी प्राइवेट सेक्टर कोई और जिन पे बहुत पैसा है, वो इनको फंड प्रोवाइड करते हैं और ये आगे लेंडिंग वेंडिंग करते हैं, ठीक है। अब आता है, ये लिखा है बिफोर, ऑन और बिफोर विच डेट, ठीक है, ये आ गया। कहां पर इसको इन्वेस्ट करना है ये भी बताया इन्होंने। देखो इन्वेस्ट कहाँ करना है ये इन्होंने यहाँ बताया है, एनी शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लीव,
अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में लगाना है। अनएनकम्बर्ड बच्चों, एनकम्बरेंस होता है गिरवी रखी हुई चीज। मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ शेयर्स है या डिपॉजिट्स है, लेकिन वो मैंने उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है, तो वो जो शेयर्स या कुछ है वो एनकम्बर्ड हो जाएंगे। एनकम्बरेंस मतलब जब मैं किसी चीज के अगेंस्ट कोई लोन ले लेता हूं तो वो वाली एसेट मेरी एनकम्बर्ड हो जाएगी, उस पर चार्ज आ जाएगा ना, किसी का कंट्रोल आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ देखो, जो अभी हमने करा, ये मैंने लिखा है फॉर विच कंपनी अनलिस्टेड, प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR। यही अभी हमने करा था 10%, 60,000 करा था अभी, 50 अभी अभी। और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये हमने करा था 15% बोलते हैं, 75। ठीक है, ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए जरूरी है। फिर हमने करा था बैंक टू इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, जहां आपको कंफ्यूजन हुआ, हमको 7500 मिला था, ये वही है। और आप डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को कहाँ डाल दोगे, ये हमने ट्रांसफर किया। अब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्ट को एनकैश करोगे, क्या होगा, बैंक टू DRR आई, DRI, डिबेंचर्स टू होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक। और DRR को रिटर्न लौटाने के बाद, डिबेंचर्स को लौटाने के बाद DRR को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में। ठीक है, ये एंट्रीज है हमारी इस पेज पर बच्चों, ये 11.189, ये ICI की स्टडी में है। बच्चों सही सॉल्यूशन यही है। ये क्लास 12th की बुक में बच्चों लिखते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। भले ही हम बोलते हैं 12th वाले बच्चों को तुम वही लिख देना, बट बच्चों वो क्या गलत गलत पढ़ा रहे हैं। देखो, पढ़े लिखे लोग जब विरोध ना करें ना, हम वहीं से दबना शुरू हो जाते हैं। सर अगर जो काउंसिल वाले या CBSE वाले यहाँ गलत लिख रहे हैं, वी शुड राइट देम सर, आप ठीक हो, अकाउंटेंसी आप ज्यादा जानते हो या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा जानता है। सर आप अपनी किताबों में अपने सिलेबस में रिकमेंड कर रहे हो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, लिखो, ये कोई वर्ड ही नहीं है। सरप्लस इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कोई जनरल एंट्री में आता है, एंट्री में तो अकाउंट आते हैं। सर सरप्लस तो एक वर्किंग नोट है प्लस माइनस का, है तो डबल एंट्री सिस्टम, उन्होंने वही नाम उठा लिया। स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोलते, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, गलत ही पढ़ा रहे हैं। P&L टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, टीचर्स को बोलना चाहिए पहले कि सर, एक कोई तो ऐसा होगा बच्चों जो कुछ इन किताबों को कभी, तो ये तो सर पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है, सरकार ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, मतलब बिना लॉगिन के डाउनलोड कर लो आप। इससे ज्यादा बढ़िया समाज सेवा क्या हो सकती है, कोई भी कर ले। P&L टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आ गया। ठीक है, प्लीज एंट्रीज को माइंड में रखो। P&L टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, पहली एंट्री, ये हमें करना है 1 ईयर पहले। ओके, कितने परसेंट होना चाहिए ये, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। फिर है सेट असाइड सम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट दैट वी नो 15% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ डिवेंचर, दैट इज 15% ऑफ नॉमिनल अमाउंट फॉर डिवेंचर, जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है।
ठीक है। इसके बाद ये आफ्टर 1 ईयर, ये देखो आफ्टर सम टाइम का मतलब आफ्टर 1 ईयर या जो भी, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम मिलेगा, बैंक टू इनकम। फिर इनकम को हम कहाँ डालेंगे? यस, वेयर वुड वी ट्रांसफर द इनकम? पीएल में डालेंगे। और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 75,000 को सोल्ड करा। डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स ड्यू करेंगे, होल्डर्स टू बैंक, और टीआरआर टू जनरल रिजर्व। ओके। अब ये इन्होंने कुछ मेथड्स बताए हैं बच्चों यहाँ पर। सर, मैंने इंटरेस्ट नहीं किया फॉर्म का, नहीं मतलब पेमेंट